नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हमने जो एमसीक्यू का सेशन स्टार्ट किया था, राष्ट्रपति कल हम कर रहे थे, जो पूरा नहीं हुआ था, आज हम उसे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए तो जब अपन स्टार्ट करते हैं, राष्ट्रपति का हमने कहाँ तक कर लिया था? ये 20वें नंबर के क्वेश्चन तक हमारा हो गया था। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक, तो कल तक हमने जो किया था बेसिक चीजें कर ली थी। ठीक है, कि कौन से भाग में आता है, राष्ट्रपति किस में आते हैं, ये सारा चीज हम लोग कल देख चुके थे। ठीक है, आज उसके आगे देखते हैं। राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपन देख लिए थे कि कौन से अनुच्छेद में आता है, उनका जो नियुक्ति का जो कार्यक्रम होता है, जो है ना, निर्वाचन होता है, सॉरी नियुक्ति नहीं होता, निर्वाचन होता है, तो निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, ये सारी चीजें हम कल देख चुके थे। कौन से आर्टिकल में आता है ये भी हम कल देख लिए थे। मे बी कि आर्टिकल 61 तक, महाभियोग तक हम सारे आर्टिकल्स देख लिए थे। ठीक है, चलिए तो आज उसके आगे का देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जाता है। ठीक, तो ये किस सदन में लाया जाता है? ये लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। ठीक है, ये किसी भी दोनों में से किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। ठीक है, मतलब क्या है, संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है, ये इसका आंसर था। क्या होता है, जैसे अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन के द्वारा इसकी शुरुआत की जा सकती है, किसकी? महाभियोग की। तो अगर मान लीजिए कि लोकसभा चाहती है कि महाभियोग जो है वो लगाया जाए, तो उनके जो सदस्य हैं उनके 1/4, ठीक है, जो 1/4 सदस्य हैं उनके द्वारा हस्ताक्षर करके ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है इसको शुरू की जाती है। ठीक है, कितने की? 1/4 जो वहां पे अवेलेबल है वो हस्ताक्षर करेंगे और महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो शुरुआत होती है। ठीक है, फिर अगर लोकसभा के द्वारा शुरू हुआ है, ये है ना, अगर ये लोकसभा के द्वारा शुरू हुआ है तो लोकसभा के 1/4 लोग उसमें साइन करेंगे। ठीक है, और किससे? 2/3 के बहुमत से, 2/3 के बहुमत से ये लोकसभा से पारित होगा। ठीक, अगर लोकसभा में आया है तो क्या होगा? लोकसभा में जो सदस्य है उनके 2/3 के बहुमत से ये लोकसभा से पारित होगा। उसके बाद ये किस में जाएगा? ये राज्यसभा में जाएगा। कहाँ जाएगा? राज्यसभा। और राज्यसभा में फिर क्या होगा? राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो उसकी जांच करेंगे, किस चीज की? कि भैया लोकसभा में ये जो महाभियोग जो राष्ट्रपति पे लगाया गया है वो क्यों लगाया गया है, सही है कि नहीं है। और इसमें राष्ट्रपति खुद भी भाग लेते हैं, है ना, इसमें राष्ट्रपति खुद भी भाग लेंगे, वो भी अपने पक्ष रख पाएंगे कि क्या सही था क्या गलत था। ठीक है, तो राज्यसभा में क्या होगा? एक समिति बनेगी, वो उस चीज को पूरा चेक करेंगे, और चेक करने के बाद अगर राज्यसभा के 2/3 बहुमत से ये पारित हो जाता है महाभियोग, तो राष्ट्रपति को अपना जो पद है उसका त्याग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया उनके। सेम चीज उल्टा भी, अगर राज्यसभा से शुरू होता है तो सेम राज्यसभा के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे, वहां से 2/3 बहुमत से पारित होगा, फिर लोकसभा में जाएगा, फिर लोकसभा में समिति बनेगी, वहां चेक किया जाएगा जो कि उनके ऊपर महाभियोग लगा है वो सही है कि नहीं है। फिर वहां 2/3 से पारित होने के बाद महाभियोग जो है वो लग जाएगा और राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ेगा। ठीक, और जब भी राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है तो उनको कितने दिन पहले? 14 डेज पहले ये सूचना दे दी जाती है कि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो रही है, महाभियोग आग पे लगाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो क्या होगा? संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग को लाया जा सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? हमने देखा कितने दिन है? 14 डेज। ठीक है, 14 डेज, सॉरी 14 डेज पहले उनको बताया जाता है कि महाभियोग की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है, जिससे क्या होता है, राष्ट्रपति अपने पक्ष को रख सकते हैं, वो भी अपनी बातें रख सकते हैं कि भाई क्या सही था क्या गलत था, है ना, उनको अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होता है यहाँ पे। ठीक, तो कितने दिन पहले? 14 डेज पहले। ठीक,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? एक मिनट ना। तो क्या होता है, कौन कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण तो हैं परंतु उनके महाभियोग का अधिकरण का भाग नहीं है। मतलब क्या हो रहा है कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ठीक है, तो निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है कल अपन देखे थे, ठीक है, तो कौन कौन लेते हैं इसमें भाग? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और कौन भाग लेता है? राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, एक सेकंड, हेलो, अरे क्लास चालू की हूँ मैं, क्लास खत्म करके लगाती हूँ ना, मैसेज की हूँ देख लो। हाँ थैंक यू, मैं भी मैसेज कर दी थी, ठीक है। हाँ सॉरी ना, हाँ राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और कौन है इसमें? लोकसभा निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और कौन है? दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा है वहां के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो इसमें आएंगे ये 4 सदस्य, ठीक। अब क्या है, अभी इसमें से क्या बोल रहा है कि महाभियोग के अधिकरण में कौन कौन इसमें से भाग नहीं लेता, ठीक है। तो महाभियोग में कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा के सभी सदस्य निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, राज्यसभा के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों, ठीक है, ये दोनों विधान सभा और दिल्ली पुडुचेरी ये जो है ये निर्वाचन में तो भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग में ये दोनों जो है वो भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं किसमें? महाभियोग में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, लोकसभा के सदस्य तो लेते हैं, राज्यसभा के भी लेते हैं, राज्य विधान परिषद इसके तो दोनों में नहीं लेते है ना ये निर्वाचन में भाग लेते हैं ना महाभियोग में भाग लेते हैं, ठीक। अब बच गया राज्यों की विधानसभाएं, तो ये जो है ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इसको मैं डाल लेता, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक, ये नहीं है तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य की विधानसभाएं जो है वो महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, ये कैसी प्रक्रिया है? तो ये न्यायिक है भी और नहीं है, ठीक है। तो ये कैसी प्रक्रिया होती है? ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। न्यायालय में जाती भी है और उसके मतलब उसके कुछ कंडीशन है ना, कुछ कंडीशन तक ये न्यायिक है और कुछ कंडीशन तक ये न्यायिक नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं कि ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक। तो क्या हो जाएगा? महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर दिया जाना चाहिए, इस बारे में हम कल थोड़ा सा डिस्कस किए थे, ठीक है, कि अगर राष्ट्रपति का पद जो है वो किसी भी कारण से रिक्त हो जाता है, ठीक है, रिक्त हो जाता है का क्या मतलब है कि उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है। कब से? जिस दिन वो अपना पद धारण करते हैं, मतलब जिस दिन वो शपथ ग्रहण करते हैं। तो शपथ ग्रहण से 5 साल तक का उनका कार्यकाल होता है ना। उस बीच में अगर मान लीजिए महाभियोग की प्रक्रिया आ गई, महाभियोग लग गया, राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ा, ठीक है, राष्ट्रपति की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है या वो अपना त्याग पत्र दे देते हैं, ऐसे किसी कंडीशन में अगर वो जो है वो स्थान रिक्त हो जाता है तो कितने महीनों के अंदर जो है उनका जो उस पद को भरने का प्रावधान है, तो कितना है? 6 महीने के अंदर, ठीक है, 6 मंथ।
6 माह के अंदर जो है उस पद को फुलफिल किया जाना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसा कोई कंडीशन आता है तो क्या होता है, वो जो पोजीशन है उसको कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता। ठीक है, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो क्या होता है, जो उपराष्ट्रपति है ना वो उस पद में एज ए राष्ट्रपति वर्क करते हैं। ठीक है, उस समय वो राष्ट्रपति की तरह काम करते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति। ठीक है, अगर कोई केस ऐसी आ जाती है कि राष्ट्रपति भी नहीं है तो उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी नहीं है ना, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो उस पद पर बैठते हैं। ठीक है, और किसी कंडीशन में अगर वो भी नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो भी नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो उस पद को संभालते हैं। किसके? राष्ट्रपति के पद को। ठीक है, लेकिन ये सभी कब तक करेंगे? सिर्फ 6 माह तक। 6 माह के अंदर अंदर उस पद को भरने के लिए जो है निर्वाचन करना जरूरी हो जाता है। ठीक, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर 6 माह आएगा ना, दिन लिखा हुआ है 6 माह। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सेम क्वेश्चन सी है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र है ना, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो वही चीज है जो अपन अभी बोले, कब तक कर सकता है? 6 माह तक। 6 माह तक जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह काम करेंगे। उस समय राष्ट्रपति को सारी शक्तियां उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति जैसी शक्तियां ही पूरी प्राप्त होगी, क्योंकि वह अब तो उस जगह पे वो राष्ट्रपति ही है ना। तो क्या क्या होगा, ये शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है, शपथ ग्रहण करके उस पोजीशन को लेंगे। ठीक है, उस पद पे बैठने के लिए वो पहले शपथ ग्रहण करेंगे। तो उसके बाद जो राष्ट्रपति की जो शक्तियां थी, उनको जो फायदे मिल रहे थे, जो उनको सैलरी मिल रहा था, वो सारा चीज जो है वो राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को मिलने लगेगा। ठीक है, और उस समय जो उपराष्ट्रपति का पद है वो छूट जाएगा, उनको छोड़ के ये राष्ट्रपति का पद धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कब तक कर सकते हैं? सिर्फ 6 माह तक। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। ये तो अपन देख ही चुके हैं। ठीक, अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो संभालेंगे। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तब फिर सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो संभालेंगे। ठीक, चलिए, यदि भारत के राष्ट्रपति का रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक है, सारे डिस्कशन हो गए हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्निर्वाचन के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। तो क्या क्या लिया है ऑप्शन में? 39, 40, 42 और 44। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ना, ए बी सी में क्या है? 42 है और डी ऑप्शन में क्या दिया है? 44 दिया है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जा रहा है इसमें कि जब 44 जब इंदिरा गांधी जी थी है ना, उनके समय में क्या हुआ था? 42वां संविधान संशोधन ये लाए थे। कौन सा लाए थे? 42वां संविधान संशोधन क्या था? 1976 का। ठीक है, उस समय इन्होंने क्या की थी? बहुत सारे राष्ट्रपति की शक्तियों को कम कर दिया था। ठीक है, अगर उस समय क्या होता था, अगर मंत्रिपरिषद कोई भी नियम निकाल रहे हैं तो राष्ट्रपति के पास मामला अगर कोई गया है तो वो उसको क्या करते थे? पुनर्विचार के लिए भेज नहीं सकते थे। ठीक है, ऐसे कुछ शक्तियों को क्या कर दिया गया था? कम कर दिया गया था। किससे? राष्ट्रपति से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? ये कब था? ये इंदिरा गांधी के समय हुआ था। इंदिरा गांधी जी ने ये सारा चीज किया था कि राष्ट्रपति की शक्तियों को वो पुनर्विचार नहीं कर सकते, और ऐसी बहुत सी चीजें थी जिसको राष्ट्रपति की शक्तियों को ओवरऑल उन्होंने कम कर दिया था। ठीक है, उस समय जो मंत्रिपरिषद था उनकी शक्तियां राष्ट्रपति की शक्तियों से ऊपर हो गई थी। तब बोलने के लिए तो राष्ट्रपति की शक्ति थी, ऊपर थी, लेकिन उनकी शक्तियों को कुछ हद तक कम करके उनका जो मंत्रिपरिषद है उनकी शक्तियां ऊपर हो गई थी। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ? ये कब की बात हो गई? ये 42वें संविधान संशोधन की बात हो गई। इंदिरा गांधी जी के बाद जब मोरारजी देसाई आए और उन्होंने फिर 44 नंबर का संविधान संशोधन लाया। कब लाया? ये 1978 में। ठीक है, 1978 में मोरारजी देसाई ने 44 नंबर का जो संविधान संशोधन लाया उसमें फिर उन्होंने राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाया और उन्होंने फिर पुनर्विचार किए जाने को वापस भेजने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को दिया। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कुछ
कुछ मामला ऐसा है जो मंत्रिपरिषद बनाए या मंत्रिपरिषद जो कुछ ऐसे मामले हैं जिनको उन्होंने पारित किया और उन्होंने क्या है साइन करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा। अब राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कि उनको फिर से वापस भेजना है पुनर्विचार के लिए, तो अब वो मंत्रिपरिषद के बाद फिर से पुनर्विचार के लिए उस मामले को भेज सकते हैं। ठीक है, ये शक्ति उनको कहाँ से मिली? 44 नंबर के संविधान संशोधन से। हाँ, इसके बाद भी अगर जो मंत्रिपरिषद है वो बिना उसमें कोई संशोधन किए या संशोधन करके फिर जब दोबारा वो राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, तब जो है वो राष्ट्रपति उसमें साइन करने के लिए, है ना, उसमें हस्ताक्षर करने के लिए जो है उनको करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद वो उसमें मना नहीं कर सकते। ठीक, तो ये कौन से वाले से हुआ है? 44 नंबर के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 44 संविधान संशोधन के तहत उनको पुनः विचार किए जाने की अधिकार जो है वो फिर से दिया गया। ठीक, चलिए। अच्छा, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे, ताकि आने वाले जो आगे की वीडियोस हैं, ये एमसीक्यू के वीडियो, ऐसी और भी बहुत सारे वीडियो आएंगे, वो सभी आपको आसानी से मिलते रहे। और अगर हमारा ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और हमारा जो है योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस का जो ऐप है आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और हमारे साथ आगे के जो भी एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, एग्जाम्स के जो कैलेंडर अभी आ चुके हैं, उसकी तैयारी के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप इंस्टॉल करके वहाँ पे बहुत सारे कोर्स है जो आप परचेस कर सकते हैं, जैसे फुल सीजी व्यापम कोर्स है जिसमें अभी तक के सारे जितने भी एग्जाम रहेंगे उनका जो भी कॉमन सब्जेक्ट्स है वो आपको मिल जाएगा। एडीओ एग्जाम आ रहा है तो उसके लिए जो भी स्पेशल क्लासेस है वो भी वहां से आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और स्क्रीन में जो आपको मोबाइल नंबर है वहां पे कॉल करके आप ज्यादा जो भी डिटेल चाहिए वो वहां से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है, अब संयुक्त बैठक क्यों होती है? मान लीजिए कोई ऐसा मामला है जिसमें लोकसभा अलग चल रहा है, उनका राज्यसभा अलग चल रहा है, लेकिन दोनों को मिलकर उसका डिसीजन निकालना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त बैठक की मांग करते हैं, संयुक्त बैठक बुलाते हैं, मांग नहीं करते, संयुक्त बैठक बुलाते हैं। तो उस समय राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा पूरा संसद जो है वो एक जगह बैठ के उस डिसीजन को लेता है। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त बैठक है वो किसके द्वारा आहूत किया जाएगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा ही आहूत किया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये संयुक्त बैठक जो होती है ना, संयुक्त बैठक जो होता है वो कौन से आर्टिकल में लिया गया है? तो ये है आर्टिकल 108। ठीक, आर्टिकल 108 के तहत जो है क्या है, संयुक्त बैठक होता है। और इसका संयुक्त बैठक का जो हेड है वो कौन, मतलब उसको जो हेड करता है वो कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, लोकसभा का अध्यक्ष, ये जो इसकी क्या है, अध्यक्षता करता है। किसकी अध्यक्षता करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और एक इसमें है आर्टिकल 108 में लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्या है, नीचे दो व्यक्ति दिए, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, इसको अपन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति संसद का भाग होता है। बिल्कुल संसद का भाग होता है। संसद 3 लोगों से मिलकर बनती है, क्या क्या? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। बिल्कुल, ये कारण भी सही है ना, कि संसद के अगर दोनों विधेयक जो है पारित हो जाता है तो तब तक कानून नहीं बनता जब तक कि राष्ट्रपति उसमें साइन ना कर दे। ठीक है, सही है ना दोनों? तो फिर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर जो है वो ए का स्पष्टीकरण है। ठीक, दोनों ही इसमें सही हैं। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह कौन सा था? अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, राष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति के पास जो है कुछ वीटो पावर्स है ना, वो किसमें है? हमारे आर्टिकल 111 आर्टिकल 111 के तहत क्या है, राष्ट्रपति के पास क्या है? वीटो पावर, है ना। और इसके बारे में हमने पहले डिस्कशन किया हुआ है ना। कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें हमने इनसे पहले जो है वीटो पावर के बारे में देखा हुआ है कि राष्ट्रपति के पास 3 वीटो पावर होते हैं। ठीक है, एक में क्या है, वो डायरेक्ट कुछ दिनों के बाद उस जो भी उनके पास विधेयक आया हुआ है साइन करने के लिए उसको वो अपने पास रख लेंगे, है ना, और उसका कोई आंसर नहीं देंगे, उसके एक समय के बाद उसका आंसर देंगे। दूसरे में क्या था, उसका कोई आंसर ही नहीं देंगे, है ना, उसको जेब में रख लेंगे और उसको कुछ नहीं बताएंगे। वही क्या है, हमारा जेबी वीटो पावर, है ना, उसको अपने पास रख लिया और उसका कोई आंसर ही नहीं देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, जेबी वीटो पावर। ठीक है, एक में क्या है, अपने पास रखेंगे
और उसको रखे रहेंगे कभी ना कभी आंसर देने के लिए उसका, है ना। और दूसरे में क्या होता है कि अपने पास रख के फिर उसको संशोधन के लिए भेज देंगे, वापस करेंगे पुनर्विचार के लिए, ठीक है। तो इस तरह से 3 तरह की वीटो पावर है। इसमें क्या बोला चाह रहा है कि भारत ने राष्ट्रपति जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वो क्या था, तो वो क्या था, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। जो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक आया था ये किनके समय में आया था, तो ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह जो थे ना, इनके समय में इन्होंने इस पावर का उपयोग किया था, किसके लिए, भारतीय डाकघर विधेयक के लिए इसका उपयोग किया था, ठीक है। और ये कब आया था, ये आया था 1986 में, ठीक है। 1986 में किसका यूज किया था इन्होंने, जेबी वीटो पावर का, जेबी वीटो पावर का इन्होंने यूज किया था, ठीक है। चलिए, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। तो ये क्या बोल रहा है, जेबी वीटो पावर की तो बात कर रहा है। ऑप्शन क्या क्या दिया है देख लो, अभी तो मैंने बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह और क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। कब हुआ था ये, 1986। देखिए ये जो सन है, अगर इसको थोड़ा थोड़ा से ध्यान रखेंगे ना तो उस समय कौन कौन से हमारे राष्ट्रपति थे वो भी ध्यान आ जाएगा, या राष्ट्रपति से सन याद आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा इस तरह से कनेक्ट करते हुए उसको देखिएगा, ठीक। तो 1986 में कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह थे, ठीक है। उन्होंने वीटो पावर का यूज किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। क्या बोल रहा है, स्वीकृति रोक सकता है। स्वीकृति रोक सकता है का क्या मतलब है, वीटो पावर है ना। वीटो पावर के तहत ही तो वो किसी विधेयक को अपने पास रोक सकता है, अपने पास रख सकता है, जिसका कोई जवाब ही नहीं देगा, है ना। इसलिए उसको जेबी वीटो पावर बोलते हैं। जेब में रख लिया, भूल गया, छोड़ दिया, उसको कोई आंसर नहीं किया, ठीक है। तो ऐसे कुछ है, एक में क्या है, अपने पास रखेगा और उसको पुनर्विचार के लिए भेजेगा, ठीक है। एक को अपने पास रखेगा आंसर करने के लिए, बाद में उसको करना नहीं करना वो बात की बात होगी, ठीक है। तो ये किस में है, उनका वीटो पावर किस में है, आर्टिकल 111 में। अच्छा, अभी हम लोग बात किया था 108 में, क्या था 108 में, क्या था, संयुक्त बैठक था, है ना। इसमें क्या लिया गया था, संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक किसमें था, आर्टिकल 108 में था, ठीक। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। अब ये क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इसको भी हम पहले के क्वेश्चंस में देख चुके हैं, है ना। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है, आर्टिकल 1, 2, 3, है ना। 1, 2, 3 में क्या है, अध्यादेश लग जाता है ना। तो अध्यादेश की जारी करने की शक्ति किसमें है, आर्टिकल 1, 2, 3 में है। अब ये क्या होता है अध्यादेश, अध्यादेश उसे कहते हैं, वो तब आता है जब क्या होता है, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई ऐसा कंडीशन में है जब अगर अचानक से कोई चीज पारित करना है ना, जैसे मान लीजिए युद्ध छिड़ गया या ऐसा कुछ हुआ कि उनको अचानक से कुछ नियम कानून जो है वो उनको कुछ पारित करना है ना, वो लाना है। लेकिन उस समय क्या है, मान लीजिए लोकसभा जो है वो नहीं है उस समय अवेलेबल, है ना, स्थगित कंडीशन में, और उस समय इनको कुछ लाना है, कुछ नियम लाना है, तो अब ये दोनों की संयुक्त बैठक तो बैठा नहीं सकते, है ना। तो उस समय क्या होता है, राष्ट्रपति की अपनी खुद की शक्ति होती है कि ये उस समय अध्यादेश ला सकते हैं, ठीक है। ये नियम बना सकते हैं और उसको चालू कर सकते हैं तुरंत, इंस्टेंट, रातों रात अगर वो चाहे तो अध्यादेश लगा सकते हैं, और कुछ जो भी नियम उनको लगाना है वो उसको लगा सकते हैं बिना सबके संयुक्त बैठक के, ठीक है। तो ये शक्ति उनके पास किसमें है, आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ कुछ समय के लिए होता है, इसको बहुत ज्यादा समय तक नहीं खींच सकते, ठीक है। जैसे कि ये होता है 6 सप्ताह के लिए, 6 सप्ताह के लिए क्या है, इसको वो राष्ट्रपति अध्यादेश को लगा सकते हैं, और उसके बाद अगर उसे कंटिन्यू करना है तब फिर राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा इसको डिस्कस करके फिर उसको आगे के लिए कंटिन्यू पारित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये अध्यादेश कौन से आर्टिकल में आएगा, आर्टिकल 123 में आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है। तो कितने महीने तक, कितना था, 6 माह तक इसको, 6 सप्ताह तक इसको रखना कंपलसरी है, ठीक है, 6 सप्ताह। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। तो किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, देखो तो कौन कौन सा है इसमें से,
वित्त आयोग के अध्यक्ष की, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की तो करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष, देखो योजना आयोग के अध्यक्ष अलग बात है ना, इसमें क्या पूछा गया है, उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष का करते हैं क्या, नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, तो ये तो करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा आ जाएगा, वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा, तो इसका आंसर होगा सी, पहला और तीसरा इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, तो किसकी करता है, देखे हुए हैं अपन तो, है ना, पढ़े होगे आप, जब थ्योरी पढ़े होगे तो भारत के महान्यायवादी करते हैं, नियंत्रण एवं महालेखापाल बिल्कुल इनकी भी करते हैं, एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति वो भी करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो है वो इसका आंसर होगा, ठीक है। ये तीनों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता, अब इसमें से किसकी नियुक्ति नहीं करता है, उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो ये तीनों की तो करता ही है भाई, है ना। प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उनका तो नियुक्ति नहीं होता ना, उनका तो निर्वाचन होता है। तो उनका निर्वाचन क्या होता है, इनके निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। इनका निर्वाचन होता है, एक्चुअली नियुक्ति नहीं होती, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, इसका आंसर है ए, उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है, तो किससे करता है, देखो क्या बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति जो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है ना, उनका परमिशन नहीं लेता, परामर्श लेता है। अगर ऐसी कोई चीज है राष्ट्रपति के पास, है ना, जिनको उनको सॉल्व करने के लिए परामर्श की जरूरत है, उच्च न्यायालय से वो परामर्श ले सकता है, ठीक है। कुछ न्यायिक चीजों के लिए वहां से परामर्श वो ले सकता है। तो ये कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, तो ये है हमारे अनुच्छेद 143, किसमें, आर्टिकल 143, है ना। 143 याद करने के लिए भी इजी है, क्यों, तो 143 यूज करके क्या कर सकता है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, ठीक है। ऐसे सब आर्टिकल्स को तो अपने हिसाब से कुछ कुछ बना के याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत खास कुछ आर्टिकल है ना। तो अपने क्या होता है, अपन जो ट्रिक्स बनाते हैं ना, उसको अपने बेसिक लैंग्वेज में या अपने कुछ मेमोरीज के साथ बनाओगे ना, तो हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो अपने किसी मेमोरी से कनेक्ट करके, अपनी चीजों से कनेक्ट करके उसको बनाओगे, तो वो देखते ही ना आप उस मेमोरी पे चले जाओगे और आपको वो चीजें याद आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ ट्रिक्स बना के इसको याद करा करिए, ठीक। राष्ट्रपति की क्षमा प्रदान करने की शक्ति, अब राष्ट्रपति के पास ना क्षमा प्रदान करने की भी शक्ति होती है, ठीक है। जैसे कुछ किसी ने कोई गुनाह किया है ना, और उनको कैद किया गया है, उनको कुछ सजा दी गई है, तो उनकी सजा को कम ज्यादा करने की जो शक्ति है, उन्हें ज्यादा करने की भी है लेकिन कम करने की बोलते हैं, उनको क्षमा करने की जो शक्ति प्रदान है वो किसके पास है, सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। मतलब सिर्फ राष्ट्रपति के पास तो नहीं है, राज्यपाल के पास भी होती है, लेकिन राष्ट्रपति के पास मृत्युदंड को भी क्षमा करने की शक्ति होती है, ठीक है। और मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, ये शक्ति किसी और के पास नहीं है, इवन राज्यपाल के पास ना। राज्यपाल को कुछ शक्तियां हैं कि वो किसी को सजा बड़ी मिली है उसको थोड़ी छोटी कर सकते हैं, है ना, कुछ समय के लिए उसको रोक सकते हैं, उस सजा को रोक सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। रोकने की शक्ति है, कम करने की शक्ति है, पर मृत्युदंड को खत्म करने की शक्ति उनके पास नहीं होती है, ठीक। तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्ति है, क्षमा करने की शक्ति है, मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। लघुकरण की, कोई कुछ बहुत बड़ा मिला है, जैसे मान लीजिए 20 साल उम्र कैद की सजा मिली है, उसको वो 10 साल कर दिए, है ना, तो 10 साल की सजा कर दिए तो उसको लघुकरण हो गया, है ना। विराम मतलब रोक लगाने की शक्ति है, परिहार की है, प्रविलंबन मतलब क्या होता है, उसको कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, तो प्रविलंबन मतलब क्या होता है, रोकने की शक्ति है। जैसे कि मान लीजिए अभी उनको मृत्युदंड है, तो उसको अभी रोक दिए, कुछ समय बाद होगा, है ना, तो ऐसे उनको कुछ समय तक उसको रोक लगाने की शक्ति है, ठीक है। तो क्या क्या चीज नहीं है उनके पास, रोक, ऐसी कोई रोक नाम की कोई शक्ति नहीं है उनके पास, और निरंतरता, ये दो जो शक्तियां हैं ये उनके क्षमा प्रदान करने की शक्ति में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो ये क्या क्या हो जाएगा, 6 और 7, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, 6 नंबर का और 7 नंबर का नहीं है, ठीक। अच्छा, उसके क्षमा करने की जो शक्ति है वो कौन से आर्टिकल में आता है,
राष्ट्रपति के क्षमादान की जो शक्ति है ना, ये आर्टिकल 72 में आता है, ठीक है। आर्टिकल 72 में क्षमा करने की शक्ति जो है वो आर्टिकल 72 में लिया गया है, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? इसमें कौन सी शक्ति राष्ट्रपति की नहीं है? साधारण बिल को पुनः विचार हेतु लौटाना, ये तो बिल्कुल उनके पास है। लोकसभा को भंग करना, ये तो है, लोकसभा को राष्ट्रपति जो है वो भंग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते ही हैं। तो क्या है? वित्तीय बिल पर पुनर्विचार। देखो, दो ऐसे हैं जिसको पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं भेज सकते, जिनको उनको साइन करना पड़ता है। कौन कौन सा है? एक होता है धन विधेयक, ठीक है, और क्या होता है? संविधान संशोधन, ठीक है। तो धन विधेयक और संविधान संशोधन, ये दो बिल ऐसे हैं जिसमें धन विधेयक तो ऐसे है जिसमें राष्ट्रपति पहले साइन करते हैं, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में जाता है, उनसे पूछ के किया जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज ऐसे हैं जिसमें वो पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकते, ठीक है। किसमें? धन विधेयक और संविधान संशोधन। और ये दोनों ऐसे हैं जिनके लिए कोई संयुक्त बैठक भी नहीं होती है, ठीक है, ये पास होते ही हैं। तो वित्तीय बिल को पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकते। वित्तीय बिल मतलब वही है धन विधेयक, तो धन से रिलेटेड चीज है, तो इसको पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि किस किस चीज में अपन संयुक्त बैठक नहीं कर सकते, या किस में पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकते, या इनमें से कौन सा है जिसमें भेज सकते हैं नहीं भेज सकते, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? ठीक है, तो अभी तो ये एक साथ है तो अपन को पता चल गया राष्ट्रपति होंगे करके, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, एक दो क्वेश्चन, तो कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो अनुसूचित घोषित करना है अगर किसी क्षेत्र को, संवैधानिक अधिकार किसके पास है? तो वो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति जो है वो किसी क्षेत्र को वहां की जनता, वहां की जनसंख्या के हिसाब से जो है उसको अनुसूचित घोषित कर सकते हैं, ठीक। ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होती है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति जो है क्या है, वो हमारे है ना, उनके पास कार्यपालिका की शक्ति है, और वो क्या है? हमारे कार्यपालिका के प्रमुख हैं, ठीक है। लेकिन जो वास्तविक प्रमुख है वो कौन होते हैं? वो तो मंत्रिमंडल होते हैं। पूरा कार्य कौन देखता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका ये सब चीजों को कौन मेंटेन करता है? जो प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो डिसाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन फाइनल किनके नाम से होता है? तो वो राष्ट्रपति के नाम से होता है ना। साइन सारा राष्ट्रपति करेंगे, तो अपन कल देखे थे। तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है ना, वो ही उनका अभिभाषण भी तैयार करती है और राष्ट्रपति को देती है, फिर उसको राष्ट्रपति जो है वो भाषण जो है वो देते हैं, ठीक है। तो कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक, तो सर्वसम्मति से क्या मतलब है? सर्वसम्मति का मतलब होता है कि निर्विरोध जीतने वाले। एक सेकंड ना, ठीक है। तो सर्वसम्मति से निर्वाचित मतलब क्या होता है? निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति। तो निर्विरोध कौन से राष्ट्रपति है जो जीते थे? तो नीलम संजीव रेड्डी है ना, एन संजीव रेड्डी कौन थे? जो सर्वसम्मति से मतलब निर्विरोध ही जीत गए थे, इनके विरोध में कोई नहीं था, है ना। निर्विरोध जीतने वाले कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी हैं, ठीक है। इसमें कौन है? वीवी गिरी भी एक है। वीवी गिरी के समय उनके अपोज में कौन खड़े थे? नीलम संजीव रेड्डी खड़े थे ना। तो ये क्या होता है? सेकंड वरीयता में जो जीते थे वो कौन थे? वीवी गिरी थे, ठीक है। और एन संजीव रेड्डी उसके बाद फिर नेक्स्ट उसके बाद खड़े होते हैं, तो फिर क्या होता है? ये निर्विरोध ही जीत जाते हैं, इनके विरोध में कोई खड़ा नहीं रहता, ठीक। निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं थे? बोल रहे हैं ना, नहीं थे। तो कौन? एस राधाकृष्णन, ये तो थे ही, फर्स्ट नंबर के ये थे, है ना, उपराष्ट्रपति। जाकिर हुसैन ये भी थे, ठीक है। आर वेंकट रमन ये भी थे, है ना। तो इसका आंसर कौन हो जाएंगे? इनके भी नीलम संजीव रेड्डी ही इसके आंसर है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ ना, ठीक बोल रही हूँ मैं, ठीक। तो कौन है उपराष्ट्रपति? कौन नहीं थे? नीलम संजीव रेड्डी, ये उपराष्ट्रपति नहीं थे, ठीक है, ठीक।
भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन बोला जाता है? इतना ये तो हम सब सुन ही रहे हैं, पता नहीं कब से, है ना। जब ये सब कुछ नहीं पढ़े थे तो भी पता है कि मिसाइल मैन किनको बोला जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को बोला जाता है, ठीक है, मिसाइल मैन। ठीक। भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई ऐसा समय आया होगा जब राष्ट्रपति नहीं रहे होंगे। अब राष्ट्रपति नहीं रहे होंगे तो उपराष्ट्रपति को बनाया होगा, और हो सकता है उपराष्ट्रपति भी उस समय नहीं रहे होंगे। तो जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं है तो जो राष्ट्रपति का पद है वो कौन लेता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो लेते हैं, है ना। तो पूछ क्या रहा है कि राष्ट्रपति जब के नहीं होने पे कौन थे जिन्होंने राष्ट्रपति का पद धारण किया था, किन्होंने? मुख्य न्यायाधीश ने। तो वो कौन थे? तो वो जस्टिस एम हिदायतुल्ला जी थे, ठीक है। क्या हुआ था, जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो जो वीवी गिरी हैं वो उपराष्ट्रपति रहते हैं और वो उस समय उस पद को धारण करते हैं। लेकिन उनको भी जब ये चुनाव होते रहते हैं, निर्वाचन चलता है राष्ट्रपति का, तो वो क्या करते हैं, अपने उस पद से इस्तीफा देके वो भी उस चुनाव को, उस निर्वाचन में भाग लेते हैं, है ना। तो उस समय क्या होता है, वो पद खाली हो जाता है, ना राष्ट्रपति का पद रहता है ना उपराष्ट्रपति का पद रहता है। तो उस समय जस्टिस एम हिदायतुल्ला जो है वो राष्ट्रपति के पद को धारण करते हैं, ठीक है। चलिए, तो राष्ट्रपति वाला जो हमारा टॉपिक है वो आज खत्म हो गया, ठीक है। कल हम उपराष्ट्रपति वाले टॉपिक को देखते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। कल उपराष्ट्रपति को थोड़ा देख के आइएगा, तो हम फिर उपराष्ट्रपति के एमसीक्यू को साथ साथ करते जाएंगे। हाँ, आप लोग इसमें जब देखते हैं तो कमेंट भी करा करिए देख देख के कि आप जो है उसमें से कितने आंसर्स बना पाए, है ना। इससे आपको खुद अपने आप को जज करने का मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।